हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज का जो लेक्चर है वो 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए रोटेशनल डायनामिक्स का फर्स्ट लेक्चर ला रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स के नाम से ये पता चलेगा कि ये चैप्टर जो है रोटेशनल मोशन पे है, लेकिन अगर हम चैप्टर को ध्यान से देखें तो ये पता चलता है कि इसका आधा जो चैप्टर है वो सर्कुलर मोशन पे है। मतलब सर्कुलर मोशन है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन है। तो एक क्वेरी हो सकता है कि जब चैप्टर का नाम रोटेशनल डायनामिक्स है तो ये क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन यहाँ पे। तो इसका मैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो कुछ ऐसा है। रोटेशनल मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक लाइन है सपोज एक्सिस जिसको हम बोल सकते हैं, और अगर ये ऑब्जेक्ट उस एक्सिस के अबाउट अगर गोल घूमता है तो हम ये बोलते हैं कि ये बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है। मैं 2-3 पार्टिकल ले लेता हूँ। सपोज एक पार्टिकल एक पॉइंट ए पे है, पार्टिकल पॉइंट बी पे है, पार्टिकल पॉइंट सी पे है। अब आप ही सोचिए, जब ये बॉडी रोटेट कर रहा है तो उस समय ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ये भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। मतलब इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है उस ऑब्जेक्ट के, वो सब के सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। Since each of them is performing a circular motion, तो हम लोग समझ सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज अ पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। मतलब इतने जितने सारे आपके इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या दिखेगा? इट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। तो आप समझ गए होंगे क्यों इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन को इम्पोर्टेंस दिया गया, राइट। नाउ बिफोर हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करें, मुझे थोड़ा सा आपके साथ ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करना है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अभी ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में क्यों डिस्कस करना है। इसका फ़ायदा तब होगा जब मैं सर्कुलर मोशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या है। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन उस मोशन को कहा जाता है जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक बॉडी है इधर जिसका मास m है। जो सबसे पहली बार आप उसको देखते हैं तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हम उसको u से डिनोट करते हैं। और आप जानते हैं, स्कूल में आपने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, इस u को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी। अब थोड़े टाइम t के बाद बाय कवरिंग अ डिस्टेंस s, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बॉडी यहाँ पहुँचती है। सपोज कि उस समय कोई वेलोसिटी है v, इस v को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जब सबसे पहली बार आप देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी जब आप बाद में देखते हैं आफ्टर टाइम t, जब बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है गिवन बाय s। इन सब के बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन वर्ड कब आता है? ये फिजिकल क्वांटिटी तब आता है जब कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज करती है। जब भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है तब ये टर्म इंट्रोड्यूस होता है। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे कहा जाता है। तो जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है देन यू हैव गॉट एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन 2 तरह के होते हैं। अब क्यों 2 तरह के होते हैं? एक्सेलरेशन 2 तरह के इसलिए होते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो चेंज होती है वो 2 तरह की हो सकती है। एक क्या हो सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरा क्या हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है
तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपको वहां पे एक्सेलरेशन माइनस में आएगा उस समय। तो इस तरीके से हमारे दो एक्सेलरेशन हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन के एक और नाम है, कोई कोई इसको रिटार्डेशन भी बोलता है, लेकिन इस तरीके से दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं ट्रांसलेशनल मोशन के जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी इसके साथ और एक चीज आपने पढ़ा है, वो है इंस्टेंटेनियस। अभी इसमें इंस्टेंटेनियस में आपकी वेलोसिटी एक होती है और एक आपका एक्सेलरेशन होता है। अब मैं ये पहले आपको बता दूं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। इंस्टेंट, देखो अब जब बॉडी कोई मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका अलग अलग स्टेज पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, एक्सेलरेशन भी अलग होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर अलग होगी तो एक्सेलरेशन भी अलग होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी का वेलोसिटी क्या है या बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, तो वो माना जाएगा हम लोग इंस्टेंटेनियस जानना चाहते हैं। तो वो कैसे मिलता है? तो इंस्टेंटेनियस अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वो दिया जाता है बाय द फॉर्मूला लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम लोग लिखते हैं ds बाय dt। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो लिमिट डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू dv बाय dt। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मतलब बहुत ही कम टाइम इंटरवल में जो बॉडी डिस्प्लेस होती है वो रेट जो होता है वो आपका वेलोसिटी देगा, इंस्टेंटेनियस। हाँ, याद रखिए, वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में बहुत यूज होता है इंस्टेंटेनियस। और एक्सेलरेशन भी है इंस्टेंटेनियस, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है। अगेन टाइम इंटरवल बहुत ही कम होना चाहिए। ये भी आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ है। इसके बाद और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा है, वो है काइनेमैटिकल इक्वेशंस। आप जानते हैं 3 काइनेमैटिकल इक्वेशंस होते हैं। पहला कौन सा होता है? v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा कौन सा होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा कौन सा होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इतना सब इंफॉर्मेशन इनफ है सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन होगा। अब ये एग्जैक्टली क्या कैसे इसका यहाँ पे इस्तेमाल होगा मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इतना इनफ है। नाउ आई कैन स्टार्ट विद सर्कुलर मोशन। अब हम लोग सर्कुलर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो भाई सर्कुलर मोशन वो मोशन है जहाँ पे एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है और वो उसका किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड गोल गोल घूम रहा है। कोई पॉइंट हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके अराउंड अगर गोल गोल घूम रहा है तो ऐसे मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल आपका है जैसे अर्थ घूमता है सन के अराउंड, या फिर मून घूमता है अर्थ के अराउंड, या फिर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, या फिर अगर आप धागा में पत्थर बांध के गोल गोल घुमाएंगे तो पत्थर घूमता है, दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। सो ये सब एग्जाम्पल्स है सर्कुलर मोशन। अब आते हैं हम लोग उसके मैथमेटिकल पार्ट पे। अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम से सर्कुलर मोशन बता रहा हूँ। सर्कुलर पाथ या सर्कल, सबसे पहले सर्कल की बात। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल तो होना चाहिए। अभी सर्कल का तो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है, एक सर्कल का सेंटर है और एक दूसरा सर्कल का रेडियस है कि नहीं। अब ये सर्कुलर पाथ है जहाँ पे ये आपका पार्टिकल एट पॉइंट है, इनिशियली एट पॉइंट है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डायरेक्शन में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक डायरेक्शन लिया, दूसरा भी हो सकता है। अभी देखो डायरेक्शन के बारे में बता दूँ, ये जो डायरेक्शन होता है एक ऐसा हो सकता है, उसके ऑपोजिट भी हो सकता है। अब ये कैसे डिफाइन होता है डायरेक्शन, वो भी मैं आपको भी समझा देता हूँ। ये जैसे आपकी घड़ी है, सपोज घड़ी का कांटा ऐसे मूव होता है, तो घड़ी के कांटे के हिसाब से अगर कोई पाथ फॉलो होता है सर्कल में, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। उसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मोशन। और अगर घड़ी के कांटे के उल्टा कोई मूव होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे?
एंटी क्लॉक, ये आपने शायद ये भी सुना ही होगा। तो सामने आपके जो मोशन पाथ दिख रहा है कौन सा डायरेक्शन है, ये घड़ी के कांटे जो उल्टा है, तो कौन सा डायरेक्ट पाथ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। तो एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन है जहाँ पे पार्टिकल है पॉइंट ए पे इनिशियली, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है और ये उसका रेडियस है, ठीक है। अब थोड़े टाइम टी के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया एट पॉइंट बी, तो OB जो हो गया वो उसका रेडियस हो गया। अब देखिए रेडियस के बारे में एक और चीज ध्यान से देखिए, अब रेडियस जो है वो सेंटर से पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस पे ड्रॉ होता है। अब हर जगह रेडियस का लेंथ तो सेम है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो डायरेक्शन तो अलग अलग है। तो इसीलिए सिंस डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसको सिर्फ रेडियस नहीं बोलते हम लोग, इसको हम रेडियस वेक्टर भी बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। सो रेडियस वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर, वो पोजीशन बता रहा है। तो OA पोजीशन इनिशियल पोजीशन है, OB जो है वो फाइनल पोजीशन है आफ्टर टाइम t। इसके बाद अगर आप एक और चीज देखें, जब ये पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो उसने जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो सर्कल के सेंटर पे, ध्यान रखिएगा, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बना रहा है। इनफैक्ट ये जो सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है वो एक्चुअली एक एंगल के फॉर्म में मोशन हो रहा है, इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ एन एंगल, एक एंगल के फॉर्म में उसका पोजीशन चेंज है। ये पोजीशन A है, पोजीशन B है, AB इज द चेंज इन पोजीशन। अभी जो चेंज इन पोजीशन है इट इज रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड है, वो एंगल से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका सिंबल है थीटा। जैसे कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट s था लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंगल में माना जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और किस में यूनिट मेजर होता है, ये मेजर होता है रेडियंस में। आप लोग ने सुना है रेडियन, डिग्री रेडियंस है कि नहीं। हम जानते हैं कि पूरा अगर सर्कुलर पाथ कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री होता है, जिसको हम बोलते हैं 2 पाई रेडियंस। तो यहाँ पे जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, उसको रेडियन में कहा जाएगा। अब पार्टिकल का वेलोसिटी की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी। अब सपोज जब पार्टिकल पॉइंट ए पे है तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर बोलेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। अब जब बी पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब वापस यहाँ पे वर्ड हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा उसको एंगुलर ही बोला जाएगा। वो सिंबल ओमेगा है, उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड क्योंकि वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो रेडियन पर सेकेंड, तो उसका यूनिट हो जाता है रेडियन पर सेकेंड। जैसे वहां मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन आएगा, तो सिमिलरली यहाँ भी वही चीज होगा। आपकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट विल गिव राइज टू एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी वजह से नया क्वांटिटी जो इंट्रोड्यूस होगा दैट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका सिंबल है अल्फा। इसका यूनिट अभी जैसे वहां पे एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी वही है, दो है, क्या दो है, पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एंगुलर। पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपका एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होगा। नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपका एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा। सेम देखो, इसीलिए मैंने वो क्यों समझाया पहले कि अब देखो काफी कुछ सिर्फ सिंबल्स चेंज हुए हैं लेकिन काफी कुछ रिलेटेड है उसी से, तो वो एक बार रिवाइज होता है तो इसको समझने में आसानी हो जाती है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, डेफिनेटली आपको इंस्टेंटेनियस के बारे में बताऊंगा। तो पहला आपको मैं बताऊंगा एंगुलर वेलोसिटी का,
उसके हिसाब से ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ds by dt, d theta by dt. This is instantaneous velocity. This is instantaneous angular velocity. तो ये भी for a very small interval of time, ये जो angular displacement होगा छोटा सा, उसका जो rate of change होगा उसको हम बोलते हैं instantaneous angular velocity. अब आप अगर ये समझ गए तो आप मुझे angular acceleration भी बता देते हैं. क्या होगा? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t which is d ओमेगा बाय dt. देख रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं? तो वो समझने के बाद इसको समझना बड़ा आसान हो जाता है. इसके बाद आएगा हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशंस. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. Final velocity, initial velocity, acceleration. Simple. Displacement, initial velocity and time, initial velocity and time, half. Acceleration and time, acceleration and time. Final velocity, initial velocity, final velocity, initial velocity. 2 times acceleration and displacement, acceleration and displacement. हो गया आपका, सही बन गया आपका एंगुलर सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिकल इक्वेशन. तो ये अगर आपको आता है तो ये आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको यूनिट समझना है. नहीं तो सब कुछ सेम ही है, सिंबल चेंज हुआ है लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ. तो इस तरीके से ये आसान हो जाता है समझना. इसमें अब एक चीज बताना बाकी है इसका, वो है डायरेक्शन. क्यों? यहाँ पे मैंने डायरेक्शन के बारे में इतना वेक्टर क्वांटिटी, ये सब वेक्टर्स है, लेकिन मैंने क्यों डिस्कस नहीं किया डायरेक्शन? क्योंकि सब स्ट्रेट लाइन में है तो डायरेक्शन उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता. लेकिन यहाँ ये चीज़ ऐसी नहीं है, यहाँ सर्कुलर पाथ है तो डायरेक्शन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो क्वेश्चन है कि सर डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगा? तो आप देखिए कि डायरेक्शन कैसे डिफाइन होता है. ये जो मोशन है ये सामने से आती है, ये जो सेम मोशन आप ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू से, यू आर लुकिंग फ्रॉम अबव, ऊपर से देखते हैं. तो इमेजिन करिए ऊपर से देख रहे हैं, दोनों में कुछ फर्क दिख रहा होगा आपको. इसका पाथ का डायरेक्शन इस तरफ है, इसका इस तरफ है. ये इस तरफ क्या होता है? ये जो है ये डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है. और ये कौन सा डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज है. मैंने आपको समझाया है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है. तो एक ऑप्शन मैंने लिया अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और दूसरा मैंने केस लिया जब पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. तो कैसे डायरेक्शन निकालने का? तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का डायरेक्शन बताऊंगा, थीटा का और ओमेगा का, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर वेलोसिटी का. कैसे निकाला जाता है? आपको अपना राइट हैंड लेने का, आपको अपने 4 फिंगर्स कर्ल करने के, जो मोशन है पार्टिकल का उसके डायरेक्शन में, और जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर वेलोसिटी का. तो जब आप इसे मूव करेंगे तो आपका थंब ऊपर की तरफ जा रहा है. सिंस थंब ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा. और वही चीज आप यहाँ ले लीजिए क्लॉकवाइज, तो आपको फिंगर्स इस तरफ कर्ल करने पड़ेंगे, तो आपका थंब नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका ओमेगा और थीटा का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा. सिंपल. तो इस तरीके से थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन निकाला जा सकता है. डायरेक्शन में बता रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. अब आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. मैं इसको बाद में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि इसके 2 डायरेक्शन होंगे, क्योंकि इसके 2 टाइप है. तो इसका एक डायरेक्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि एक है पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, एक है नेगेटिव. तो सिर्फ 2 एंगुलर एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन भी 2 होनी चाहिए. तो कैसे निकालेंगे 2 डायरेक्शन? अब देखिए,
अब मैंने दोनों एंटी क्लॉकवाइज लिया है, मगर दोनों में केस अलग लिया है। दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड्स ही होगा, लेकिन दोनों में अलग क्या है, इस केस में ओमेगा जो है, ओमेगा वो इंक्रीज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। एग्जांपल, अभी आप अगर पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो आपका पंखा का स्पीड बढ़ता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। इस केस में एंगुलर वेलोसिटी घट रही है, मतलब आपने पंखे का स्विच ऑफ कर दिया तो जो पंखे का जो ब्लेड है जिसका एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है। तो दो केस है, यहाँ पे देखो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी घट रही है। जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि उसको सपोर्ट करे, हेल्प करे। उसी जगह पे अगर वेलोसिटी घट रही है तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट टू द एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरीके से डायरेक्शन डिफाइन किया जाता है फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब मैं ऐसे दो टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज, जो ये सब जितने टर्म्स हैं सब ट्रांसलेशन में भी सर्कुलर, लेकिन ऐसे दो टर्म्स हैं जो ट्रांसलेशन में नहीं कंसिडर होते हैं लेकिन वो सर्कुलर में कंसिडर होते हैं। इनफैक्ट वो दो टर्म्स रोटेशनल में भी कंसिडर होंगे, हम लोग आगे ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी होंगे। तो वो ऐसा क्या है कि ट्रांसलेशन में वो चीज़ नहीं है और वो सर्कुलर और रोटेशनल और ऑसिलेशन में है। क्या वो तीनों में कौन सी कॉमन चीज जो ट्रांसलेशन में नहीं है, वो है पीरियोडिसिटी। सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, ट्रांसलेशनल पीरियोडिक नहीं है। सर्कुलर पीरियोडिक है, रोटेशनल पीरियोडिक है, ऑसिलेशन पीरियोडिक है। अब आप पूछेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन उस मोशन को कहा जाता है जो रिपीट होता है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ समय के बाद वो रिपीट होगा, फिर वापस उतने समय के बाद फिर, जैसे आपका अर्थ है सन के अराउंड गोल घूम रहा है 365 डेज, यस 365 डेज में घूमता है तो रिपीट होता है, वो वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो इट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक मोशन। तो ये तीनों पीरियोडिक है, इसलिए इसमें दो एक्स्ट्रा टर्म्स आते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो क्योंकि ट्रांसलेशनल पीरियोडिक नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे वो कौन से दो टर्म है? तो पहला टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंबल है कैपिटल टी। व्हाट इज टाइम पीरियड? भाई एक पूरा सर्कुलर पाथ घूमने को कितना टाइम लगेगा? सर्कुलर मोशन होगा तो सर्कुलर पाथ, रोटेशनल मोशन होगा तो रोटेशनल पाथ, ऑसिलेटरी मोशन होगा तो ऑसिलेटरी, मतलब एक पाथ, एक पूरा सर्कुलर पाथ होगा, या एक पूरा रोटेशनल पाथ होगा, या एक पूरा ऑसिलेटरी पाथ होगा। उसको जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है सेकेंड्स, इसको एस से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला ओमेगा के हिसाब से है 2 पाई बाय ओमेगा। ये फॉर्मूला है जो जनरली यूज होता है टाइम पीरियड के लिए। दूसरा क्वांटिटी कौन सा है? दूसरा क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी। देखिए ये दो क्वांटिटी जहाँ भी पीरियोडिक मोशन होता है ना, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, ऑसिलेशन में नहीं, आपका फिजिक्स 2 में आप पढ़ेंगे ना आगे मैग्नेटिक वो मोशन, मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे जब आप एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी पीरियोडिक मोशन होता है, तो वहाँ भी आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वहाँ भी आने वाला है। जहाँ भी पीरियोडिक मोशन होगा वहाँ पे ये दो टर्म होने ही होने हैं। अब क्वेश्चन है सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? भाई फ्रीक्वेंसी जैसे हम बोलते हैं ना, बस की फ्रीक्वेंसी बड़ी अच्छी है, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बड़ी ख़राब है, जब स्टेटमेंट देते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, अभी यूनिट ऑफ टाइम मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर में कितने बार रिपीट हो रहा है वो। अब फिजिक्स में हम लोग सेकेंड्स में ही लेते हैं, मिनट और आवर कंसिडर नहीं करते। मतलब 1 सेकेंड में कितना सर्कुलर पाथ कवर करेगा, 1 सेकेंड में कितनी बार पाथ अपना कंप्लीट करेगा, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है? 1 सेकेंड, और निकालना क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स।
टाइम पीरियड में क्या है, एक पाथ, निकालना क्या है, सेकेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल हो जाती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का सेम फॉर्मूला है 1/t। तो इसके हिसाब से इसका रेसिप्रोकल होगा तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो बहुत बार लोग इस तरह याद रखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। मैं आपको यूनिट बता रहा हूँ, लेकिन ये इसका फॉर्मूला होगा। अब मैं आपको यूनिट बताता हूँ इसका। यूनिट जो बहुत कॉमनली ये यूज यूनिट है वो हर्ट्स है, सब लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्स में। लेकिन इस चैप्टर में आप दो और सुन सकते हैं, एक होता है आरपीएस या फिर सीपीएस। आरपीएस मतलब रेवोल्यूशन पर सेकंड, सर्कुलर पार्टी के रेवोल्यूशन जैसा ही है, या साइकिल जैसा घूमता है पूरा ऐसा साइकिल। तो रेवोल्यूशन 1 सेकेंड का या साइकिल 1 सेकेंड का, तो ये भी यूनिट यूज होती है इस चैप्टर में। तो ये कुछ यूनिट्स है फ्रीक्वेंसी के। तो इतना सब आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। सर्कुलर मोशन में कौन कौन से टर्म्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको इस समय इस सर्कुलर मोशन में पढ़ाया है या बताया है। आज का ये वीडियो इतना इंफॉर्मेशन देने के लिए इनफ है, लेकिन एक फिजिक्स लेक्चर का वीडियो या फिजिक्स लेक्चर बिना न्यूमेरिकल के मैं उसको कंप्लीट नहीं मानता, क्योंकि फिजिक्स थियोरी नहीं है, फिजिक्स एप्लीकेशन है थियोरी का। मतलब जब आपको कोई सिखाया जाएगा तो उसको आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई कहाँ हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। हम लोग जो सुनते हैं कि भाई कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए फिजिक्स में, तो उसका क्या मतलब, उसका ये मतलब है कि जो भी हमने सीखा है फिजिक्स में, क्या हम उसको न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हैं, तो कंसेप्ट्स क्लियर, क्योंकि न्यूमेरिकल इज एन एप्लीकेशन ऑफ द थियोरी। तो अगर हम बोलेंगे हम न्यूमेरिकल्स लास्ट में करेंगे, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करना चाहिए फॉर प्रैक्टिस, जिससे आपका कंसेप्ट्स क्लियर हो। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल, मतलब समझ लीजिए आपको समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका स्ट्रेस खत्म फिजिक्स के बारे में। तो मैं एक सम आपके टेक्स्ट बुक का, मैं टेक्स्ट बुक का ही सम सॉल्व करूँगा, क्योंकि एग्जाम में 12th के बोर्ड्स में 12th टेक्स्ट बुक का ही सम्स आता है। तो एक सम मैं सॉल्व करता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो कंसेप्ट मैंने सिखाया उसका एप्लीकेशन क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने सम रखा है जो आपके टेक्स्ट बुक का है। मैं सम पहले रीड कर देता हूँ। अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। आपका फैन घूम रहा है। अब ये 90 आरपीएम का मतलब है आरपीएम इज रेवोल्यूशन पर मिनट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये किसका यूनिट है, ये फ्रीक्वेंसी का है। तो ये फ्रीक्वेंसी दिया जिस फ्रीक्वेंसी से पंखा घूम रहा है। फिर आपने स्विच ऑफ किया। अब जब आपने स्विच ऑफ किया तो आपको मालूम है पंखा तुरंत तो नहीं बंद होगा, पंखा घूमते 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 धीरे धीरे स्पीड कम होता जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी फिर रुकेगा। तो क्या बोला है, स्विच ऑफ करने के बाद पंखा कितने बार घूमता है, 21 रेवोल्यूशन घूमता है, फिर स्टॉप होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कितना टाइम लगता है उसको स्टॉप होने। गुड क्वेश्चन, नाइस वन। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बोला ये फ्रीक्वेंसी है 90 आरपीएम, मगर हमारा फिजिक्स में ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी का आरपीएस मतलब पर सेकेंड। तो आपको इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का, तो मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 होता है। क्वेश्चन है कि इंटू 60 या अपॉन 60। अब ये पर मिनट है मतलब मिनट नीचे है तो 60 भी नीचे आएगा सेकेंड्स के लिए, तो ये हो जाएगा 3/2 आरपीएस। बाद में रुक जाता है तो इसमें दो फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी, एक इनिशियल फ्रीक्वेंसी, एक फाइनल फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और एक फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगा 2 पाई n नॉट, विच इज 2 पाई इंटू 3/2, 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई n 2 पाई इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। और उन्होंने क्या दिया, अच्छा हम लोग बोला 21 रेवोल्यूशन। और जानते हैं एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है थीटा मतलब 2 पाई रेडियन। तो 21 रेवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक 2 पाई इंटू 21, ये आपका थीटा हो गया। पूछा क्या है भाई, टाइम निकालो कितना टाइम लगेगा। अब आपके पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। टाइम वाला ये सॉरी अल्फा थीटा, टाइम वाले 2 इक्वेशंस हैं, पहला और दूसरा। तो
तो अगर मुझे टाइम फाइंड करना है तो मुझे या तो फर्स्ट वाला या तो सेकेंड वाला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? टाइम तो है लेकिन अल्फा भी है जो मुझे नहीं मालूम, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? तो सबसे पहला ये होगा कि मुझे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा कहाँ से मिलेगा? थर्ड इक्वेशन से। चलो हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। यूजिंग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये ओमेगा है 0, 3 पाई द होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, थीटा है आपका 42 पाई। 3 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर, लेफ्ट में आएगा माइनस 9 पाई स्क्वायर, 42 टू द 84 पाई इंटू अल्फा, डिवाइड कर दो, माइनस 9 पाई स्क्वायर अपॉन 84 पाई इक्वल अल्फा, एक पाई कटेगा, माइनस 9 पाई अपॉन 84। अब आप जानते हैं माइनस क्यों आया, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी घट रही है ना, आपने स्विच ऑफ किया पंखे का। यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे ही आपने अल्फा निकाल लिया, अब आप निश्चिंत हैं कि आप ये फर्स्ट या सेकेंड यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फर्स्ट ज़्यादा इजी है, तो हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे। आप सेकेंड भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0, 3 पाई, ये माइनस में है, माइनस को यहाँ ले आओ, लेफ्ट में प्लस हो जाएगा, पाई कट, 3 3 जा, 328 जा। ये आंसर क्या बताता है? ये आंसर ये बताता है कि जो पंखा 90 आरपीएम पे घूम रहा था, जब आपने उसका स्विच ऑफ किया तो वो 21 रेवोल्यूशन घूमने के बाद, मतलब 28 सेकंड लगा उसको, वो 21 रेवोल्यूशन में उसको 28 सेकंड लगा, 28 सेकंड के बाद वो पंखा रुका है। सो आई होप काफ़ी इजी था ये सम, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो आज का जो पहला लेक्चर था वो यही इंट्रोडक्शन था, कंसेप्चुअल, थोड़ा फर्स्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन क्या होता है उससे बेसिक हम लोगों ने सम किया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद वाला टॉपिक विल कम विद द सेकेंड वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।